मेरी दीदी ने अपने पति को तलाक दे दिया और हमारे घर आकर रहने लगी। एक दिन उन्हें तेज बुखार आ गया और चक्कर भी आने लगे। तभी हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहां जाकर हमें पता चला कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है। वह तो पिछले 1 साल से हमारे साथ ही रह रही थी, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यही रात जानने के लिए मैरिड दिन उनकी कमरे में छुपकर बैठ गया। फिर जो मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम रवि है। घर में सबका लाडला बेटा था। इसी वजह से हर बार मेरे और मेरी बड़ी बहन की झगड़े में हर बार दीदी को ही डांट पड़ती थी। दीदी ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं 11वीं कक्षा में था। अक्सर दीदी मुझे पढ़ाने के लिए व्यक्ति तो मैं कोई ना कोई बहाना करके वहां से जाने की कोशिश करता। इसी वजह से हमारा झगड़ा हो जाता और सभी दीदी को ही डांस देते। उस समय उन्हें जो डाक परवाने में मजा आता था, वहीं आज मेरे सामने अफसोस बनकर खड़ा था, क्योंकि उनका रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ ही समय बाद चली जाने वाली थी। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं हमेशा से ही उनके साथ झगड़ा करता, लेकिन अब तो उनके बिना पूरा घर सुना हो जाएगा। और उस समय मैं बच्चा था और मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत है। दिन कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला और कल मेरी दीदी की शादी थी। पूरे घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। सभी अपने अपने काम में व्यस्त है। आखिर शादी का दिन आ गया। 12 की आ चुकी थी। सभी लोग दूल्हे की बड़ाई कर रहे थे कि कितना सुंदर दूल्हा आया है। मैं भी खुश था कि मेरी बहन एक सुंदर लड़की थी और उसे सुंदर ही जीवन साथी मिल रहा है। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी थी, जो सभी भाइयों की मन में होती है, कि सुंदरता उतना मायने नहीं रखती जितना अच्छा व्यवहार मायने रखता है। मेरी बहन बहुत सीधी और सरल स्वभाव की थी, इसीलिए यही उपेक्षा मैं अपने जीजू से कर रहा था कि वह मेरी दीदी को कभी भी दुखी नहीं करेंगे। तभी पापा आकर मुझे इस सोच से बाहर निकालते हुए कि रवि नहीं खड़े रहोगे क्या? अरे भाई, बारात आ चुकी है, बारातियों का वेलकम करो। जाकर मैं 12 की तरफ गया और सभी बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। सभी लोग बहुत खुश थीं और इसी खुशी के साथ मेरी दीदी की बड़ी ही धूमधाम से शादी संपन्न हुई। अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। आखिर हो भी क्यों ना, जब घर से बेटी विदा होती है तो हर किसी को रोना आता है। मेरे सामने तो हमारा पूरा बचपना खड़ा था। बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल पाया और दीदी की विदाई की आप सभी मेहमान भी चले और सामान वगैरह समिति के सभी आराम करने चले गए। इतने दिनों से शादी की भाग टू ने सबको थका दिया था। कुछ दिन ऐसे ही निकले। आज दीदी और जीतू घर पर आ रहे थे। माँ सुबह से रसोई घर में पकवान बनाने में लगी थी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार दामाद घर पर आ रहे थे। सब लोगों ने उनका स्वागत किया और बड़े ही प्यार से उनकी आवभगत की। आज पड़ोस की भी औरतें घर पर आ गई, क्योंकि शादी के बाद दीदी पहली बार घर पर आई थी, तो सब देखने आई थी कि वह कैसी लग रही है। साथ ही ससुराल के बारे में भी पूछना था। कुछ देर बाद मैं दीदी के पास गया और पूछा, दीदी, सब खैर खबर है ना? कैसा है आपका ससुराल और जीजा जी आपका ख्याल रखते हैं कि नहीं? तभी दीदी हंसते हुए बोली कि बहुत अच्छा है। तेरे जीजू भी बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सब लोग मुझे अपनी बेटी की तरह ही रख रहे हैं। मुझे बहुत संतुष्टि और खुशी हुई कि दीदी अपने ससुराल में खुश है। आखिर मैं यही चाहता था, क्योंकि मेरे मन में अभी भी अफसोस चल रहा था कि मैंने अपना पूरा बचपन और जवानी दीदी के साथ झगड़ा करने में गुजार दी है। लेकिन जब उनके साथ बातें करने का, उनके साथ घूमने फिरने का टाइम आया तो उनकी शादी कर दी। अब उनको ससुराल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सोचते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। क्यों नहीं जैसा मैंने सोचा था वैसा ही घर में चुका था। खैर, कुछ देर बातें करने के बाद खाना वगैरह खाकर वह लोग चले गए। क्योंकि जीजू को कोई काम था, इसलिए बस ज्यादा देर रुक नहीं पाए। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकलते गए। एक दिन मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि हमारी दूसरे शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी खुली है। उससे मुझे जॉब लेटर आया है और अगर तुम्हें भी जॉब करनी है तो तुम उसमें अपना इंटरव्यू देकर आ सकते हो। मैंने अपने पापा से बात की और दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए चला गया। मेरी किस्मत ने साथ दिया और मैं इंटरव्यू में पास हो गया। वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल चुकी थी। अच्छी कंपनी होने के साथ साथ सैलरी भी अच्छी थी। मैं दिन रात मेहनत करने लगा और कंपनी में अच्छे से पैसे कमाने लगा। मुझे कमाते देख पापा और मैं दोनों ही बहुत खुश थे। जब दीदी को भी यह बात पता चली तो वह मुझे बधाई देते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, छोटे, तू कब से इतना बड़ा हो गया कि कमाने लग गया है। यह बहुत अच्छा हुआ कि तू कमाने लग गया है। पापा की भी कुछ जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, इसलिए तेरे लिए भी लड़की देखना शुरू करेंगे, ताकि तेरा भी घर बस जाए। बहुत दिन तुमने मौज मस्ती कर ली है।
ऐसे ही हम दोनों बहन भाई काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे। फिर दीदी ने फ़ोन कट कर दिया और मैं भी सोने चला गया। वन दिन दीदी और जीतू का कॉल आया। उन्होंने मुझसे बात नहीं करते हुए माँ और पापा से बात करवाने के लिए बोला। मैंने पापा को पकड़ा दिया। तभी पापा से बात करते हुए दीदी ने कहा कि हमने रवि के लिए एक लड़की देखी है। मेरी बुआ सास की लड़की है। वह लोग अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हैं, इसलिए मैंने रवि के बारे में उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे जैसा ही तुम्हारा भाई है तो हमें रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए वह कल रवि को देखने आ रहे हैं। तभी पापा कहने लगे कि बेटा, लड़की की जांच पड़ताल की ना तूने, क्या हमारे खानदान के जैसे ही मेल खाने वाली है। तब मेरी दीदी कहने लगी कि हाँ पापा, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ाई नहीं भी अच्छी है और संस्कार भी अच्छे हैं। तभी माँ पापा भी खुश हो गए कि अब हमारे घर भी बहू आ जाएगी। दीदी के जाने के बाद जो रौनक गई थी वह लौटने वाली थी। पापा कौन रखते हुए मुझे कहने लगे कि कल तुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए तैयारियों में लग जाओ। माँ ने भी तैयारियां शुरू कर दी, साफ सफाई करने लगी और पापा भी बाजार चले गए क्योंकि कल सुबह में जल्दी आने वाले थे, इसलिए पापा अभी से सारा सामान लाकर रखने वाले थे। दूसरे दिन वह लोग मुझे देखने आ गए और उनको हमारा घर बार बहुत पसंद आया और इसी तरह मेरा रिश्ता भी पता हो गया। लड़की का नाम स्नेहा था। मैं और स्नेहा एक दूसरे से बात करने लगे। अब मुझे भी स्नेहा महा नहीं लगी और स्नेहा को भी मुझसे प्यार हो गया। ऐसे ही दिन निकलती गए और शादी की तारीख पक्की हुई और मेरी और स्नेहा की शादी हो गई। हम लोग राजी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी दिन हम सब बैठे चाय पी रहे थे, तभी हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने दीदी खड़ी थी। हम लोग चौंक गए कि दीदी अकेले यहाँ कैसे, वह आज तक कभी अकेली नहीं आई थी, हमेशा से ही जीजू के साथ आई थी। हम लोगों को थोड़ी घबराहट जैसी हो गई। फिर पापा उन्हें अंदर लेकर आए और पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम इस समय अकेली कैसे, पहली फ़ोन भी नहीं किया कि तुम आने वाली हो, सब खैर है ना। तभी दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी कि पापा मुझे वहाँ नहीं रहना। अब तो हम लोगों के जैसे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जब घर की बेटी इस तरह की बातें करें तो कौन कौन खुश होता है। मैं भी घबरा गया। तभी पापा ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तभी दीदी कहने लगी कि वह बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने दीदी की बात कहते हुए कहा कि आप तो बोल रही थी कि वह लोग बहुत अच्छे हैं। जी, जो भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर अभी ऐसे कैसे हो गया। तभी दीदी कहने लगी, क्यों, उस टाइम सब अच्छा था लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं है। तेरे जीजू भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे सास ससुर तो मुझे खाए नहीं छोड़ते। आखिर मैं क्या करूं। इसीलिए मैं थक हार कर यहाँ पर आ गई। माँ जल्दी से रसोई में गई और उन्हें पानी पिलाया। तभी स्नेहा ने भी दीदी के पास बैठकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, ज़रूर आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मेरे मामा मामी तो बहुत अच्छे हैं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी मेरी दीदी बोली कि जो लोग ऊपर से जैसे दिखाई देते हैं वैसे अक्सर अंदर से होते नहीं हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो तुम उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो, और भला अपना घर उजाड़ कर कौन खुश होती है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं वहाँ पर जैसी कैसे अपना घर बसाऊं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो मुझे आना ही पड़ा। अब तो हम सब लोग मायूस हो चुके थे कि अच्छी खेलती हमारी जिंदगी में ही कैसा तूफान आ गया था। कुछ देर बाद पापा ने दीदी को शांत करवाया और मेरी जीजू के पास फ़ोन किया और कहा कि क्या बात हो गई दामाद जी, हमारी भी दी थी, कोई गलती हो गई है क्या। तभी उन्होंने कहा कि जी नहीं, वह सब आप अपनी बेटी से ही पूछिए, और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। अब तो हम लोग और भी परेशान हो गए कि कहीं कोई और बड़ी बात ना हो गई हो जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना निकले। हम लोगों ने दीदी से बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन दीदी बता रही थी और इतना कहे जा रही थी कि मुझे वहां दोबारा वापस नहीं जाना है। मुझे तो अब दीदी की टेंशन के साथ साथ नेहा की भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वह दीदी के ससुराल वालों की लिमिट मुझे पूरा डर लग रहा था कि कहीं स्नेहा को भी वह लोग यहाँ से ना लेकर चले जाएं। मैंने स्नेहा को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि स्नेहा, ज़रा तुम अपने माता पिता से बात करो और उनसे पूछो कि क्या बात हो गई है जिससे दीदी इतनी परेशान होकर यहाँ आ गई है। अगर दीदी की गलती हुई तो हम दीदी को समझाएंगे। फिर स्नेहा ने अपने माता पिता को कॉल किया। उनके माता पिता ने ही कहा कि पता नहीं इन लोगों की क्या बात हो गई, हम लोग तो बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयत्न किया उन लोगों से पूछने का, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। इतना बोला कि उसकी ही गलती है। आप तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था है। हम लोगों ने दीदी को घर पर ही रहने दिया और दीदी के ससुराल से भी ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज आया। जीजू का भी कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। उन्होंने भी शायद दीदी से रिश्ता तोड़ लिया था।
अब बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। एक दिन सब लोग बैठे थे तो दीदी ने पापा से कहा कि मुझे तलाक चाहिए। सब लोगों को एकदम से वह सिक्का सा लगा कि तलाक, इतनी छोटी छोटी लड़ाई पर कौन तलाक देता है। अगर कोई बात हो गई है तो पहले बैठकर समझाइश की जाए, अगर फिर भी ना बात बने तो तलाक तक बात जाती है। पापा कहने लगे कि मैं खुद जाऊंगा, तुम्हारे ससुराल और तुम्हारे साथ ससुर से बात करूंगा, उन लोगों से पूछ लूंगा कि आखिर मसला क्या है, आप लोग इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हैं। तभी मेरी दीदी कहने लगी कि उन लोगों का नहीं, ये फैसला मेरा और अनिल का है। चेक दीदी को हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि आप अपना घर बर्बाद मत कीजिए। तभी कुछ देर बाद वकील को लेकर जीजू भी आ गए और दोनों ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिया। हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि बसा बसाया घर उजड़ चुका था। आज किसी ने घर पर खाना नहीं खाया क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी जो हो गई थी। तभी दीदी ने सब लोगों से कहा कि आप लोग मेरी वजह से दुखी मत हो, मैं उस घर में खुश नहीं थी, मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन कोई बात नहीं बनी तो मैंने तलाक दे दिया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुशी से रहे। तभी माँ ने दीदी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, हमने तो हमेशा से ही तुम्हारी खुशी चाहिए थी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो तो ये तुम्हारा फैसला है। जय, हम लोगों ने भी यह स्वीकार कर लिया, अब तो हम पहले जैसे होने लगे थे। वह दुख तो होता है कि दीदी घर पर बैठी है, लेकिन फिर आखिर करते भी क्या, पापा ने भी बोल दिया कि कुछ साल रुक जाते हैं, उसके बाद दीदी की दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन इसी बीच खुशी की बात यह थी स्नेहा के परिवार वालों ने कोई मसला नहीं किया, उन लोगों ने स्नेहा को ले जाने की बात नहीं की है। जैसे तैसे काफ़ी दिन निकल जब दीदी का तलाक हुए 1 साल पूरा हो चुका था। 2 दिन बाद हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, तभी दीदी अपना उतरा हुआ लेकर वहां आए। हम लोगों ने पूछा, क्या हुआ दीदी, सब खैर खबर है ना। तभी दीदी ने कहा, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर जैसे ही स्नेहा ने दीदी को हाथ लगाकर देखा तो कहा कि दीदी को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। हम लोग घबरा गए, हमने कहा चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी दीदी ने कहा, नहीं, डॉक्टर को दिखाने जैसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। दीदी ने कुछ दवाई नहीं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी को चक्कर आने शुरू हो गए। हम लोग दीदी को लेकर हॉस्पिटल गए, वहां जाकर रिपोर्ट्स वगैरह करवाए, लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो हम लोगों के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। रिपोर्ट में लिखा था कि दीदी को तलाक हुए 1 साल हो चुका था। 1 साल से वह हमारे घर में ही रहती थी, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। सब लोगों को बहुत अचंभा हुआ। हम दीदी से पूछते कि आखिर बात क्या है, तो दीदी बिना कुछ बताया अपने कमरे में चली जाती। हमने बहुत बार पूछा, लेकिन दीदी ने हर बार यही प्रतिक्रिया दी। एक दिन मैंने सब कुछ जानने के लिए दीदी के कमरे में चुप कर बैठने का प्लान बनाया और दूसरे दिन रात को उनके कमरे में छुप कर बैठ गया। ये बात मैंने स्नेहा को भी बताई थी। कुछ देर बाद जब दीदी कमरे में आ गई तो मैंने देखा कि दीदी ने अपने कमरे की खिड़की खुली और उसमें से जीजू को अंदर ले आई। मैं चीज़ों को देखकर चौंक गया। क्यों, लोगों का तो तलाक हो चुका था, लेकिन फिर। तभी जीजू दीदी के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। अब तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं बाहर निकल गया। मुझे देखकर वह दोनों घबरा से गए। मैंने पूछा, ये सब क्या चल रहा है, आप लोगों को साथ में ही रहना था तो चुप चुप कर रहने की क्या ज़रूरत है, आखिर आप दोनों पति पत्नी हो। तभी दीदी ने कहा कि हम तुम्हें सारी बात बताएंगे, पहले तुम शांत हो। फिर मैंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहां पर सब लोग आ गए। वैसे माँ पापा भी दीदी से नाराज थे, क्योंकि उन लोगों को जब से दीदी के प्रेग्नेंट होने की खबर पता चली थी तब से दीदी के साथ उन्होंने बातचीत बंद कर रखी थी, क्योंकि उन लोगों को तो ऐसे ही लग रहा था कि दीदी नहीं कुछ गलत किया है, इसी वजह से प्रेग्नेंट हुई है। अब वह दीदी से नफरत करने लगे थे। लेकिन जब वह कमरे में और जीतू को वहां देखा तो कहा कि यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है। तभी दीदी की आंखों में आंसू आ गए। दीदी कहने लगी कि दरअसल मेरे सास ससुर मेरे को बहुत तंग करते थे, इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। आखिर वह करते भी तो क्या करते, इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम तलाक का नाटक करते हैं, जिसकी वजह से मेरे साथ ससुर को मेरी कमी महसूस हो और वह सुधर जाए। हम लोग प्लान मुताबिक ही करने लगे और अनिल रोज मुझसे मिलने रात को आते थे। तभी पापा ने कहा कि यह बात तुम हम लोगों को भी बता सकती थी। हम लोगों को क्यों नहीं बताया। तभी दीदी कहने लगी कि अगर मैं आप लोगों को बता देती तो किसी तरह बात उन तक नहीं पहुंच जाती। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे इस लाने में पर पानी फिर जाए। हम लोग उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, उनको एहसास दिलाना चाहते थे कि बहू को ऐसी तंग करना क्या होता है। जब उन लोगों को मेरी कमी महसूस होगी तो वह तुरंत सुधर जाएंगे। दीदी कहना मेरी तरफदारी कर सकते थे ना मेरे साथ ससुर की,
इसलिए इस नाटक के द्वारा सब सही करने का सोचा। हम लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका था। माँ पापा को भी एहसास हो गया था कि वह दीदी को गलत समझ रहे थे और मेरी भी सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। हम सब लोगों को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि दीदी का घर टूटा नहीं था। दोस्तों, रोज़ाना ऐसे ही रोज़ाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।